चैप्टर नंबर 10 वन शॉट लेक्चर रहेगा ये भी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये भी हमारा वन शॉट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कोशिश करेंगे 1 आवर में कंप्लीट करने का। ठीक है, 1 आवर में शायद ये चैप्टर ना हो, 1.2 तक जा सकता है, मतलब 80 मिनट के आसपास ये भी जाएगा मैक्सिमम अगर जाएगा तो। ठीक है, तो आप लोग पूरा फोकस बने रहोगे, पूरा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से स्टार्ट हो रहा है और थंब रूल से। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल आपको मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड जो रूल होता है फ्लेमिंग का, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर फादर मदर चाइल्ड से याद रखने का। फादर का एफ फोर्स, एम फॉर मदर, और ये थंब है। ठीक है, ठीक है, हाँ, फादर मदर नहीं, ऐसे उल्टा हो गया, फादर ये था, मदर ये चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, ये फादर, ठीक है, मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाले रूल का यूज़ कब करोगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का? जब आपको किसका डायरेक्शन फाइंड करना होगा, फोर्स का, मतलब फोर्स क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, अट्रैक्शन कर रहा है या रिपल्सन कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करोगे। और अगर करंट का डायरेक्शन फाइंड करना रहा तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो, जिसमें थंब जो है करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, और जो ऐसा कर्व फिंगर है जिसे थंब रूल क्या बोलता है, समझो मैं किसी कंडक्टर को ऐसा हाथ में होल्ड किया हूँ, तो जो कर्व फिंगर है जैसा गोल घूम रहा है वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो थंब है वो किसका डायरेक्शन बताएगा, करंट का डायरेक्शन। समझ में आएगा? अगर करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है तो किसकी हेल्प लेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अगर दो वायर है उनके बीच में फोर्स काम कर रहा है, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, उसको कैसे चेक करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो वो रूल्स था। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किसको बोलेंगे, जब एक कंडक्टर किसी दूसरे वाले कंडक्टर के फील्ड में जाता है तो वो वाला फील्ड उसके ऊपर ना एक फोर्स अप्लाई करता है। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिपल्सिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू कंडक्टर कब होगा, ये जब एक कंडक्टर दूसरे के फील्ड में जाएगा, उस वाले फोर्स को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू एफ, अरे Q इंटू ई। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला एकदम लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक वाले में चार्ज था, ठीक है, चार्ज रेस्ट पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यही फोर्स कन्वर्ट होता है मैग्नेटिक में, क्योंकि ये चार्ज क्या कर रहा है, इस बार फ्लो कर रहा है, चार्ज क्या करने लगता है, जब चार्ज फ्लो करता है तो बनता है करंट, फ्लो कर रहा है तो उसके पास कहीं ना कहीं क्या होगी, स्पीड आएगी, तो उसकी स्पीड को दिखाते हैं हम लोग v से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब इसका हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बन गया, QVB। समझ में आएगा? यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट होने का मतलब क्या, इन दोनों को जब आप लोग मैग्नेटिव लिखोगे तो कौन सा एंगल बनता है, साइन थीटा। बस आपको इतना ध्यान रखना होता है। चलो लिखते हैं उसको। डेफिनेशन क्या लिखूंगा मैं, द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction or repulsion between two object या two conductor inside the magnetic field। ये जो फोर्स काम करता है ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो कोई भी फोर्स इस पे काम करने वाला नहीं होता है। इस कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते रहे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी हमने रिजोल्व किया था, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट रहता है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। इसको जब रिजोल्व करेंगे इन मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो F इक्वल टू बन जाता है QVB। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जब हटाते तो क्या आ जाता है, साइन थीटा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिया फॉर मैक्सिमम फोर्स, कौन सा फोर्स ले रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब फोर्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा,
ठीक है। उसके लिए साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, साइन थीटा अगर मैक्सिमम करना है मुझे तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1। साइन थीटा का अगर 1 कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ मैक्स की, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू वी बी। बस इतना होता है। ये किसका वैल्यू मिल गया हमको, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स मिल गया, मैग्नेटिक फोर्स मिल गया। इसी के अंदर आपको और आगे चलना होता है। इसी के अंदर आता है लॉरेंस फोर्स, ठीक है। लॉरेंस फोर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ में होता है। मतलब क्या, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड magnetic force acting on conductor is called Lorentz force, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी स्टडी की थी। मतलब ये नॉर्मल था, मैग्नेटिक फोर्स था। अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी फोर्स काम कर रहा है और मैग्नेटिज्म का भी फोर्स काम कर रहा है, मतलब दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, F इक्वल टू एक होगा एफ बी और एक होगा एफ ई। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू लिखने का, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो एफ बी का वैल्यू क्या मिला था हमको, क्यू वी बी, और इसका वैल्यू क्या मिला था, क्यू ई, ठीक है। तो ये हमको फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, फोर्स का, लॉरेंस फोर्स की वैल्यू अगर निकालने बोलेगा 1 मार्क्स में तो आपको यहाँ तक डिराइव करके देना होता है, ठीक है। देख लो इसको, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फील्ड है, ऐसा रीजन है जो कंडक्टर रहेगा तो उसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक लाइन से कुछ रीजन कवर करता है, उस रीजन के अंदर कोई दूसरा कंडक्टर आता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स काम करता है या लॉरेंस फोर्स काम करता है। तो किसी भी कंडक्टर के आजू बाजू जो मैग्नेटिक लाइन से कुछ एरिया कवर कर रहा है, एरिया को हम लोग और क्या बोले, रीजन, और वही रीजन को हम लोग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के आजू बाजू का मैग्नेटिक लाइन्स का एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा कंडक्टर क्या फील करेगा, लॉरेंस फोर्स, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल डेफिनेशन लिखा है, द रीजन कवर्ड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसको बोलते हो जब कंडक्टर के आजू बाजू में मोशन कर रहा होता है, करंट फ्लो करते टाइम, ठीक है। इन विच इज लाइन्स ऑफ फोर्स के अंदर इन विच अदर कंडक्टर, जो दूसरे कंडक्टर है, एक्सपीरियंस करते हैं कौन से फोर्स को, लॉरेंस फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा रीजन जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है उस रीजन को बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसका डेरिवेशन निकालूं तो क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स, जिसकी फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। यहाँ पे V वेलोसिटी है, ठीक है। अगर हम लोग इसको दोनों का मल्टीप्लाई है इस तरफ रह जाता तो डिवाइड होता है और B का वैल्यू समथिंग मिल गया। अगर मुझे ऐसा यूनिट निकालना रहा तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा, देखो यह फोर्स है तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन अपॉन, ये चार्ज है, चार्ज का क्या होता है कूलम, और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये पर सेकंड जो है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। मतलब इसका फाइनल फॉर्मूला क्या जाता है, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, ठीक है। क्या होता है ये, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। इतना लंबा नहीं याद रखे, आप सिंपल याद रख सकते हो, कौन सा, टी मतलब कौन, टेस्ला, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रख सकते हैं। इसका डायमेंशन भी होगा, तो अगर डायमेंशन लिखना रहेगा तो ऐसा यूनिट और डायमेंशन। डायमेंशन कैसे बनेगा, देखो फोर्स है ऊपर तो फोर्स से क्या होता है L1 M1 T-2, ये सेकंड मतलब टाइम आ गया एक, तो T1 अपॉन में कूलम मतलब चार्ज हुआ, चार्ज से क्या होता है I1 T1, और ये मीटर है तो क्या हो गया L1। सबको सिंप्लीफाई करो, चार्ज का डायमेंशन वो क्या होता है I1 T1, आप A लिख सकते हो उसके बदले में, ठीक है। देखो ये L1 इससे कटेगा तो ऊपर क्या बचा L0, देखो ये T1 इससे कट जा रहा है, ठीक है। तो बच कौन रहा है हमारे पास, देखो ऊपर M1 T-2 बचा, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो I-1, ठीक है। ये हमारे पास डायमेंशन है, इसको डायमेंशन बुक से 9 बैठेगी, ठीक है। चला जाओ नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। सबसे पहले आता है साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन वो जो सर्कल है धीरे धीरे उसका रेडियस या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब समझो एग्जाम्पल दिया था एक मैंने 2 दिन पहले, एक चींटी है और जलेबी के अंदर फंस गई है, ठीक है। तो हमने क्या इसका एग्जांपल लिया था कि जलेबी के अंदर से बाहर निकलना है तो कैसे निकलेगा, वो धीरे धीरे गोल घूमते घूमते, तो उसका जो मोशन है कैसा होगा साइक्लोट्रॉन। तो बच्चे ने कमेंट किया था क्या सर, वो चींटी है उतने दूर का जलेबी खा जाएगी,
वहाँ कट करके तब बाहर निकल जाएगी। वैसा मोशन नहीं करना है हमको। हमको मोशन कैसा करना है, समझ में आएगा, जिसके अंदर वैसा सर्कुलर मोशन हो, कंप्लीटली करेगा। या फिर हम लोग पिकनिक में आते तो हमारे पास जो बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, जैसा हम लोग डिब्बा होता है उसके अंदर हम लोग गोल गोल घूम के आते हैं, ठीक है। तो वो टाइप का मोशन आता है साइक्लोट्रॉन मोशन में। डिवाइस जो ये सब करवाता है उसको हम लोग साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस डिवाइस को, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले कंसिडर कर रही है चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इनसाइड द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, मतलब वो डिवाइस के अंदर विद द स्पीड v। जो भी डिवाइस जब मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, b। जिस सर्कल में घूम रहा है, एक अप्रॉक्स सर्कल ले रहे हैं हम लोग, जिसका रेडियस क्या लेते हैं हम लोग, r। सर्कल ये फिक्स नहीं रहता है, इसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज होते होता है, ठीक है। हमने एक सिंपल एक सर्कल लिया है। देखो हमको इसमें निकालना है साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले हेल्प किसकी लेंगे, ठीक है। अब देखो सर्कल में घूम रहे हैं, तो सर्कल में घूमने के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी फोर्स कौन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, लेकिन चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दे कौन रहा है, तो वह है मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर साइक्लोट्रॉन मोशन, साइक्लोट्रॉन मोशन एक चीज लिखना पड़ता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मतलब इक्वल होते हैं ऐसा। मैग्नेटिक फोर्स से अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, क्या निकाले थे आप लोगों ने, QVB, QVB निकाले थे ना, ठीक है। नेक्स्ट वन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r। r आपने कैपिटल R लिया है, इसको कुछ कैंसल आउट करो, ठीक है। देखो इसमें हम लोग कुछ कैंसल आउट करते हैं, किसको कैंसिल कर दिया हमने, एक v को कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, QB इज इक्वल टू mv अपॉन r। ये डिवाइड से इधर जाएगा तो QBr इक्वल टू mv। अब mv को चाहोगे तो p लिख सकते कि नहीं, p मतलब कौन, लीनियर मोमेंटम, तो इसका वैल्यू यहाँ लिखा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, QBr। तो ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है, या ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग क्या, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। 2 मार्क्स के आने का चांस है, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। अब आगे जो डेरिवेशन होगा इसी की हेल्प से सॉल्व होगा। 4 मार्क्स का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, और इंपॉर्टेंट भी है इस साल के लिए, ठीक है। तो QBr इक्वल टू क्या मिल गया हमको, mv। mv मतलब क्या, लीनियर मोमेंटम होता है, इसलिए आप लोग हटा के p लिख सकते हो, लिखना रहा तो समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। नेक्स्ट आएंगे हम लोग साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। ऐसा बैठ बहन चुगली करते हैं, इसके लिए बहुत टाइम है आपके पास, बहुत मिलेगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, एक बार तो इसी ध्यान रखना सभी बच्चियाँ, ठीक है। ये देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। इसके अंदर ये जो भी मैंने लिखा है, टाइम बचाने के लिए हमने लिखा है, इसके अंदर मैंने इसका सिर्फ लिखा है कि ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग लिखा है, ठीक है। क्या क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसके अंदर 4 डेरिवेशन भी आता है, वो हम लोग अभी लिखेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर 2 डीज होते हैं। कितने डीज होते हैं, मतलब एक को D1 बोलते हैं, एक को D2 बोलते हैं। ये है ना, ये आधा आधा, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये कैसा है, सेमी सर्कुलर, मतलब आधा सर्कल, ठीक है। एक को समझो मैं D1 बोला तो दूसरे को क्या बोलूंगा, D2। दोनों का कंबाइन में डीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीज, ऐसा डीज प्लूरल वर्ड, ठीक है। या शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, डीज, DS, समझ में आएगा। दोनों को कंबाइन में बोलते हैं। तो इन दोनों डी के बीच में एक सेंटर वाला एक पॉइंट है, जिसको हमने O नाम दिया है। यहीं पे चार्ज पार्टिकल को हम लोग रखेंगे, समझ में आएगा। उसके एक एंड पे हम लोग लगाते हैं AC वोल्टेज। इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, AC वोल्टेज एक साइड पे, ठीक है। और अदर साइड हमारा ओपन होता है, विंडो कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कैसा होगा, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होगा, उसकी धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होगी। सवाल यह है कि एनर्जी इंक्रीज करोगे ही क्यों, तो जाहिर सी बात है मुझे ऐसी कोई पार्टिकल चाहिए रहेगा जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, और मैं इसको किसी दूसरे के ऊपर बॉम्बार्डिंग करवाऊँ। मतलब कैसा, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगा, न्यूक्लियर से कंबाइन, न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम, नहीं फ्यूजन जब 2 लोग ज्वाइन होते हैं उस टाइम इसका यूज हो सकता है, क्योंकि फ्यूजन इतनी आसानी से नहीं होता, वहाँ पे हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए रहता है ताकि 2 लोग आपस में ज्वाइन हो सके, ठीक है। तो उस केस में शायद यूज हो सकता है, अभी उसका यूजेस यहाँ पे नहीं है, समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो किसकी हेल्प लूंगा मैं, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, ठीक है, इज द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर
एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल टू द हाई एनर्जीज, ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी में एक्सेलरेट करता है। मीनिंग समझा? नेक्स्ट, इट कंसिस्ट टू सेमी सर्कुलर डिस्क D1 एंड D2। D1 ये और ये वाला हो गया D2। अब किसी को भी नाम कोई भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, इसके अंदर दो लोग मेन हीरो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। एक जन उसको रास्ते में लेके आएगा तो दूसरा उसको भगाएगा, समझ में आएगा? तो ये चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देखो दो हीरो है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड पुट्स द पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड खींच के उस पार्टिकल को इसके बीच में लेके आता है, ठीक है, ताकि भाई मोशन कर सके। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या काम कर रहा है, पार्टिकल को खींच से कहां पे लेकर आ रहा है? सर्कुलर पाथ के बीच में। एंड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट इट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, मतलब गोल घुमा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड एट द वन साइड ऑफ द टू डीज, डीज, ठीक है, इसको ऐसा लिखो डीज, या फिर सिंपल शॉर्टकट में लिखना रहा तो कैपिटल DS, ठीक है, डीज, ठीक है। एक साइड में मैंने क्या अप्लाई कर दिया? AC वोल्टेज। दूसरा साइड हमारा क्या है? अदर एंड ऑफ द टू डीज बिहेव्स एज अ विंडो। उसका स्टेटमेंट और कुछ हो सकता था, मैंने फिलहाल सिंपल में लिख दिया। ये हमारा एंड क्या करेगा? विंडो। एक साइड AC वोल्टेज, एक साइड विंडो। नेक्स्ट, नाउ व्हेन द पॉजिटिव आयन प्लेस एट द पॉइंट O दिख रहा है ये वाले पे। अब जब मैं इसको रखूंगा, वही समझो मैं यहाँ पे प्लस चार्ज रख दिया। कौन सा चार्ज रख दिया? अब AC वोल्टेज अप्लाई किया हूं तो AC वोल्टेज खास बात है वो हर आधे साइकिल के बाद उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिंग है ये। अब समझो मान लो ऐसा कि स्टार्टिंग में ये वाला नेगेटिव है और ये वाला, जब AC अप्लाई किया तो प्लस माइनस होता है ना, ठीक है, तो ये वाला समझो नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इसको हमने रखा, ये पॉजिटिव वाला डिस्क उसको अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो कौन अट्रैक्ट करेगा? तो ये फटाक से घूम के जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले नेगेटिव वाले के पास। किसके पास जाएगा? मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज था किसी एक डिस्क पे जैसे गया, अब वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से। अच्छा, अब क्योंकि ये वोल्टेज हमारा AC है, आधा घूम के भाग गया उसमें, फटक से गोल घूम गए। अब देखो जब इसके पास आ गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव था इसलिए वहां गया था, लेकिन हमारा ये AC है, अब आधे साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी, मतलब अब ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव बन गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहने लगा गया, ये उसको रिपल्सन करेगा और दूसरा वाला नेगेटिव वाला उसको अट्रैक्शन करेगा, तो ये फटाक से घूम के आएगा इस वाले में। तो समझ में आ रहा है वर्क कैसे हो रहा है? पहले ये हमारा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव के पास भागा, लेकिन आधे साइकिल का इसको धोखा मिला, ठीक है, वो प्लस बन गया और ये क्या बन गया? अब ये प्लस बन गया तो प्लस प्लस वापस रिपल्सन, ठीक है, तो घूम के इस वाले में आ गया। फिर से क्या होगा? आधे साइकिल के बाद फिर से पोलैरिटी चेंज, अल्टरनेटिंग है ना, तो बार बार वापस देखो ये प्लस फिर ये माइनस, ये वापस क्या होगा? घूम के इधर, ठीक है। ऐसा करते करते घूमेगा, एक टाइम इतनी एनर्जी आएगी कि विंडो से बाहर, और बाहर कहाँ लेके जाओगे? जहां पे भी हमको रिक्वायरमेंट है वहां पे हम लोग स्ट्राइक करवाएंगे। वर्किंग समझ में आ रहा है? ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है, देखो, व्हेन पॉजिटिव आयन प्लेस एट द पॉइंट O बिटवीन द टू डिस्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। हम लोग जब पॉजिटिव आयन्स को रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, वंस द आयन इज एमिटेड, एक बार आयन जैसे गोल घुमा, इट एक्सेलरेट ड्यू टू द नेगेटिव वोल्टेज ऑफ अ D, ठीक है। अभी कौन सा भी वोल्टेज है नेगेटिव था ना, तब ने उसको खींचा, ठीक है, एक्सेलरेट किया। नेक्स्ट, एंड परफॉर्म सेमी सर्कुलर मोशन विद इन द D, आधे D के अंदर आधा सर्कल, ठीक है, जैसे D था इसके अंदर आधा सर्कल मोशन स्टार्ट किया, इतना लंबा सा नहीं किया था, छोटा सा किया था पहला, ठीक है, सेमी सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, व्हेनेवर द आयन, यहाँ पे मूव्स है, ठीक है, व्हेनेवर द आयन मूव फ्रॉम वन D, एक D ऊपर वाले से दूसरे D में, इट एक्सेलरेट ड्यू टू द potential difference between the two D's and again perform semi-circular motion in the other D। दूसरे D के अंदर भी सेम किया, सेम काम, ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहेगा। As the electric field is alternating, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? उसकी बार बार पोलैरिटी चेंज हो रही है, ठीक है, आयन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, hence therefore energy of the particle increases, धीरे धीरे उसका रेडियस इंक्रीज होता है, होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और पार्टिकल वहां से निकल के, समझ में आ गया काम कैसे करता है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, ये चार चीज का हमको डेरिवेशन निकालना है, ठीक है, ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। उसका नाम आपको डेरिवेशन करना रहेगा, साइक्लोट्रॉन मोशन का ही पार्ट है,
ठीक है। सबसे पहले कंसिडर कर लिया हमने सेम जैसा पहले लिखा था, कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल q इज एक्सेलरेटिंग इनसाइड द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर विथ स्पीड v, रेडियस ऑफ जो भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा सर्कल का उसका रेडियस r और मैग्नेटिक फील्ड क्या है b। सबसे पहले हमें क्या निकालने आ रहा है स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, देखो बाय साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, बाय साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला आपको याद होगा एम वी इज इक्वल टू आपने निकाला था क्यू बी आर, हमको यहाँ पे सिर्फ स्पीड निकालना है, तो ये m मल्टीप्लाई जो है वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। तो ये हो गया हमारे पास स्पीड की वैल्यू पहला। नेक्स्ट हमको और क्या निकालने बोल रहा है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग। टाइम पीरियड का मतलब एक सर्कुलर पूरा कंप्लीट करने का टोटल टाइम, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन या वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। हमको वो निकालना है, आप लोग डेफिनेशन भी लिखने की आदत बना लो, डेफिनेशन भी लिख देने का, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इसी की हेल्प लूंगा। टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, ठीक है। टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन v। आपने r को कैपिटल लिया है, यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, कैपिटल R। अब देखो v की वैल्यू आपको कुछ मालूम है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, देखो 2 पाई कैपिटल R अपॉन v की वैल्यू क्या है क्यू बी आर अपॉन एम। सबसे नीचे वाला कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर, और आर हो गया कैंसिल, ये जाएगा ऊपर, तो क्या बचा 2 पाई, यहीं पे लिख लेता हूँ, क्या बचा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये वैल्यू हमको किसका मिल गया, टाइम पीरियड का, ठीक है। टाइम पीरियड का हमको फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये भी एक डेरिवेशन हो गया। एक नेक्स्ट बनता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा रहता है ऐसा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है उल्टा, तो उसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन टी की पूरी वैल्यू क्या है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, सबसे नीचे चला जाएगा सबसे ऊपर, तो वैल्यू कैसे दिखेगा ये क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको अच्छे से आप लोग लिखना है, इसके नीचे f का फॉर्मूला लास्ट में हमको क्या मिल, इसके नीचे लिखना है, क्या मिल गया हमको क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो फ्रीक्वेंसी भी हमको यहाँ से मिल गया। एक लास्ट टॉपिक क्या रह गया, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का पहले सिंपल फॉर्मूला लगा दो जो आपको पता होता है, एकदम बेसिक फॉर्मूला, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला, एम की वैल्यू हमको देखो यार है, एम बोला, वी की वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू रिप्लेस करो यहाँ पे, कैसा दिखेगा 1/2 एम, वी की वैल्यू देखो ये है क्यू बी आर अपॉन एम, ये तो v की वैल्यू है, यहाँ पे क्या था v स्क्वायर, तो पूरे का क्या आएगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर आएगा तो मैं सबको पर्सनली स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एक m कट हो सकता है, एक मास कट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला क्या बच गया 1/2 हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। बस यही फाइनल फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। ये भी हमको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, 3 मार्क्स में पूछ दिया, डेरिवेशन के साथ बोलेगा तो 4 मार्क्स में आएगा, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं है, ठीक है। इसको भी देख लो अच्छे से, ठीक है। देखो नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा हेलिकल मोशन, ठीक है। हेलिकल मोशन उसको बोलते हैं जब पार्टिकल का वेलोसिटी रहेगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी उनके बीच में समथिंग एंगल बना था, फोर्स का हमारे पास कुछ फॉर्मूला था, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला ऐसा कुछ था ना क्यू वी क्रॉस बी। अगर इन दोनों के बीच का एंगल को रिजोल्व करते तो ऐसा लिखते थे क्यू वी बी साइन थीटा। इनके बीच का थीटा जो होता है एंगल होता है, अगर ये वाला एंगल अगर पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, तब वो जो पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है ना वो हेलिकल होता है। स्प्रिंग कैसा, स्प्रिंग का आप लोग घुमाओगे ऐसे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा लगता है गोल घूम रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे जा रहा है लेकिन वो जगह पे रहता है, ठीक है। तो उस टाइप का मोशन हमको फील होगा, एकदम हल्का फुल्का सा स्प्रिंग के जैसा, ठीक है, हल्का स्प्रिंग के जैसा। ये कब ऐसा होगा, जब वेलोसिटी जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा पैरेलल। क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी जो रहेगा पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा पैरेलल। अगर पैरेलल हो गया तो अच्छा थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं उस कंडीशन में 0 डिग्री,
तो अगर पैरेलल हो गया तो थीटा का वैल्यू उस कंडीशन में क्या होगा 0 डिग्री। जब उसको मैं इस फोर्स वाले फॉर्मूले में रखूंगा, ठीक है, तो क्यू वी बी साइन थीटा होता था, और थीटा की वैल्यू क्या लिख दिया 0, और साइन 0 का वैल्यू, तो पूरा का पूरा फोर्स का वैल्यू क्या आ जा रहा है, क्योंकि कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है उसके पास, इसलिए उसका पाथ हेलिकल बनता है। कैसा बनता है? हेलिकल। ठीक है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो क्या है इसका। When the velocity of the charged particle is parallel to the magnetic field, यहाँ फील्ड छूट गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ द सच पार्टिकल, ठीक है, ऐसा पार्टिकल जो मोशन कर रहा है जिसमें चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो पैरेलल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगा, तो उस टाइप का जो मोशन है, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलिकल मोशन। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखा, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, फोर्स का वैल्यू क्या आ गया 0। इसका मतलब hence velocity of the particle is not affected by the field, जो फोर्स का वैल्यू काम ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी इससे ऊपर फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये कौन सा मोशन परफॉर्म करने लगेगा? हेलिकल मोशन। आपको क्वेश्चन पूछेगा हेलिकल मोशन कब परफॉर्म करेगा, क्यों परफॉर्म करेगा, तो आपको ये जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रेट वायर। हमको 3 वायर का निकालना है। मैंने पहला वाला स्ट्रेट वायर का निकाल रहा है। स्ट्रेट वायर मतलब सीधा वायर रहेगा तब। एक आता है अर्बिट्ररी शेप्ड वायर, और तीसरा आएगा सर्कुलर वायर। 3 वायर का हमको, तीनों वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अलग अलग होता है, हमको वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर को ये ब्लैक कलर का हमारा स्ट्रेट वायर है। ये जो ब्लू कलर का मैंने डॉट में बनाया, डॉट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शनल नोटेशन है। सर्कल के अंदर डॉट का मतलब समथिंग बाहर आ रहा है, सर्कल के अंदर क्रॉस का मतलब समथिंग इनवर्ड जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शनल नोटेशन है। ये जो हमने ब्लू कलर का डॉट लाइन से बनाया है, सर्कल में डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे सरफेस पे ऐसा बाहर आ रहा है। क्या आ रहा है? इसलिए उसको बोल रहे हैं परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर पे। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर को, ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये सरफेस पे कैसा है? परपेंडिकुलर। ये इसके अंदर मैंने क्या रखा है? स्ट्रेट वायर, जिसका जो लेंथ है वो L है। कंसिडर, मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, कंसिडर अ स्ट्रेट वायर ऑफ द लेंथ कैपिटल L इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। दूसरा फील्ड में लगा, वो फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर है। चार्ज पे इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होगा उसकी वैल्यू हमने क्या लिख दिया? क्यों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस वेलोसिटी को बोलते हैं, कंडक्टर का जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल ना घिसकते हुए आगे जाता है, ऐसा फ्लो नहीं करता है, हम लोग सिंपल सा पानी की ऐसा, ये घिसकते हुए आगे जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंबल जो है हम लोग वी वेलोसिटी और डी। वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड रहा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मैंने एल क्यू लिखा, जितना इस कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ही ना घिसक के आगे जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने समथिंग निकाला है। यहाँ से आपको वैल्यू निकालना रहेगा टी का। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? टी का। देखो ये टी इधर जाएगा तो ये उधर चले आएगा, तो टी का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से? एल अपॉन वी डी। ये हमको थोड़ी देर में काम आएगा। ठीक है, करंट इनसाइड द कंडक्टर, करंट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू हैगी, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। इस टी को ले जाते इधर, ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू मिलेगी, तो आई टी बराबर क्या मिलेगा? क्यू। तो क्यू बराबर आई, ऐसे रहने दो, और टी की वैल्यू एल अपॉन वी डी। ठीक है, ऐसा हमने समथिंग फाइंड कर लिया। ये किसकी वैल्यू मिल रही है मुझे? चार्ज पार्टिकल का। अब सवाल है कि सर चार्ज क्यों निकालना, तो मुझे निकालना क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का सिंपल फॉर्मूला कहीं ना कहीं क्यू था, उसको रिप्लेस करूंगा इसी वैल्यू से। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला था वो देखो, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और इसका फॉर्मूला हम लोग सिंपल में क्या लिखते थे? क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं रिप्लेस किया है, सीधा मैग्नीट्यूड लिया है। क्यू की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे डी। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है वहां पे रिप्लेस करो। क्यू को हटा के क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? आई एल अपॉन वी डी, और यहाँ पे कौन है पहले से? वी डी बी साइन थीटा। क्या समथिंग कैंसिल होता है? ठीक है, आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस किया, बाजू में रीजन दे देना। देखो ये वी डी, तो बच क्या गया? आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, मैं इसको लिखते टाइम ऐसा लिख लेता हूँ बी आई एल साइन थीटा, ताकि हमको जल्दी याद हो सके। सिंपल नाम वाम बना लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको जल्दी याद होने का चांस रहेगा। तो फोर्स जब स्ट्रेट वायर पे काम करता है, किसी भी स्ट्रेट वायर पे फोर्स काम करेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है?
BIL sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या? ये वैल्यूज हो गया, और कुछ बच रहा है क्या? बस ठीक है। ये थीटा जो रहेगा वो एंगल है, एंगल किसके बीच का एंगल है वो? ठीक है, एल और बी के बीच का। वो एंगल किसके बीच का है? एल और बी के बीच का। मतलब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा, सपोज कहीं लिखा तो ऐसा लिखेंगे F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना रहा तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? आई एल क्रॉस बी। क्रॉस जिनके बीच में लगता है ये उसी के बीच का एंगल होता है। तो थीटा वाला एंगल किसके बीच में है? एल, मतलब जो भी उसका कंडक्टर का होगा लेंथ वो, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट लिख रहे थे तभी सही था। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास होगा किसका? स्ट्रेट वायर जब रहेगा तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये निकालना। अब दूसरा कौन सा निकालेंगे? आर्बिट्ररी शेप्ड वायर। देख लो इसको। तो ठीक है, देखो नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द आर्बिट्ररी शेप्ड वायर। आर्बिट्ररी शेप का वायर मतलब वायर जो रहेगा कैसा भी रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रह सकता है, उसका कोई भी लिमिटेड डेफिनेट फिक्स शेप नहीं रहेगा, मतलब कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस आर्बिट्ररी को, ये वाला जो ब्लू लाइन है हमारा आर्बिट्ररी शेप्ड वायर, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कोई भी वायर चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर छोटा सा हमने एक पार्ट लिया, जैसे पूरे वायर का हमको फिजिक्स में जब निकालना होता है ना आर्बिट्ररी वायर, तो पूरे वायर का हम लोग वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं, सबसे छोटा। तो वायर तो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन एक छोटा पार्ट अपने ऐसा लिए एकदम छोटू सा, वो एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। देखो ध्यान से देखो, सब कुछ अगर भूल जाओगे तो छोटा पार्ट आपको एकदम सीधा दिखेगा। तो इसलिए आपको एक छोटा वायर लेना होता है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेमल। क्या बोलते हैं? मतलब बहुत छोटा, उससे ज्यादा छोटा कुछ नहीं होगा। इनफाइनाइट सेमल लेंथ, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ। मतलब लेंथ उसका एल है तो हो गया डी, तो क्या हो जाएगा? डी एल। अब देखो इसको सेम, इस वायर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, और फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर है फील्ड के। इसके अंदर भी सेम सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर का भी आपने छोटा सा लेंथ क्या ले लिया? DL। इसको भी हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो भी कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, जैसा पिछली बार लिखा था। जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों के अंदर क्या रखा है? सेम। दोनों एक साथ नहीं आता है, अलग अलग आता है। मैं एक साथ बता रहा ताकि आप लोग रिलेट करो और जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, अब देखो ये वाले वायर पे सबसे पहले फोर्स निकालो, तो हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स acting on length DL of the conductor। ठीक है, तो कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, ठीक है, DL के ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो F का सिंपल फॉर्मूला आप देखो अभी आपने निकाल लिया था, BIL sin थीटा। ये आपने ये वैल्यू निकाल चुके हो। ठीक है, ये वैल्यूज आपने निकाले थे तो स्ट्रेट वायर था। यहाँ पे देखो ये छोटा वाला वायर स्ट्रेट है, तो छोटा वायर है तो लेंथ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? उसको DL। लेंथ को क्या लिखने वाले हैं? क्योंकि लेंथ छोटा हो गया, क्योंकि जब लेंथ छोटा है तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? छोटा। समझ रहेगा? इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो DF के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा, यहाँ पे DL क्रॉस B आ जाएगा। याद है ना आपको? साइन थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो। ठीक है, ये छोटी छोटी वैल्यूज है। मुझे अगर देखो ये तो छोटे इतने से वायर का होगा ना, अगर पूरे वायर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू वायर, ड्यू टू क्या नाम दे इसको? टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू लॉन्ग वायर, ऐसा लिख देते हैं लॉन्ग वायर। ठीक है, तो मुझे इसका क्या करना रहेगा? इंटीग्रेशन करूंगा। देखो मैं DF का, यहाँ पे भी करूंगा इसका इंटीग्रेशन I DL क्रॉस B। अब सवाल ये है यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है? I करंट तो सब सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा, चेंज कौन होगा? सिर्फ उसका लेंथ। मतलब इसमें जो चेंज होता है उसी का इंटीग्रेशन निकलता है। DF का इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो वैल्यू आता है F, dx का x, dy का y, dz का z। वैसे df का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? f इक्वल टू, इसमें किस किस का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा? I का नहीं निकलेगा, और किसका नहीं निकलेगा? B का। तो बचा कौन? इंटीग्रेशन ऑफ DL। इसको ऐसा बॉक्स में रखना। ठीक है, कि हमने इंटीग्रेट, तो अगर बॉक्स नहीं दिया तो क्या लगेगा कि ये इंटीग्रेशन B का भी निकाल रहे। B तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। बस यही फॉर्मूला है हमारे पास। अगर आर्बिट्ररी शेप्ड वायर है तो ये फॉर्मूला। आखिर में जब आप लोग DL का इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आ जाएगा? L। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट वायर के जैसा ही फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन लिखने का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। कुछ समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सर्कुलर वायर में भी सेम, इसमें भी सेम यही साइज करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ dl, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ dl ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसका भी मैग्नेटिक फोर्स सेम है, सेम लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला, क्योंकि छोटा सा लेंथ हम लोग लेंगे, देखो क्या फॉर्मूला था। ठीक है, आई डी एल बी साइन थीटा। ठीक है, ये रुक जा रहे अभी। ठीक है, डी एफ का वैल्यू क्या हो गया, आई डी एल बी साइन थीटा। हमारे पास समथिंग वैल्यूज है। ठीक है, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ऐसा लिखा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा रहेगा, डी एफ इक्वल टू आई। ठीक है, यहां पे लिख देंगे डी एल क्रॉस बी, सेम वैल्यूज लिख दिया। ये छोटा छोटा वैल्यूज है, टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स ड्यू टू होल सर्कुलर वायर। ठीक है, पूरे सर्कुलर वायर का मैं टोटल फोर्स निकाला हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी। ऐसा हमने समथिंग वैल्यू ले लिया। अगेन सेम चीज, यहां चेंज हो रहा है सिर्फ डी एल, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, डी एल का। तो डी एफ का इंटीग्रेशन लिख दिया एफ बराबर यहाँ पे आई इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, डी एल क्रॉस बी। यहाँ पे ऐसा बॉक्स देंगे। तो सर दोनों में क्या फर्क है, ट्विस्ट यहाँ पे आएगा कि जो आप लोग क्लोज इंटीग्रल ले रहे हो और डीएल के ऊपर वेक्टर लगा रहे हो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है। क्या चीज है ये, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज का फर्क है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, आप कितना भी गोल घूम के वहीं पे आ जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर गोल घूम के वापस वहीं पे आ गया, मैं यहाँ से मोशन स्टार्ट किया कहीं पे गया, घूम घाम के वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन जब रहेगा, यहाँ पे ऐसा जीरो भी लगा लो, क्लोज इंटीग्रल। क्लोज क्यों लगाने का, ये हमारा सर्कुलर वायर है ना, सर्कुलर वायर है, तो यहाँ पे एक चीज तो लगा लो क्लोज इंटीग्रल, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल जब निकालोगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल मतलब किसी भी वेक्टर वाले लेंथ का जब आप लोग क्लोज सर्कल रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है। तो जब ये वैल्यू जीरो इसमें रखोगे तो पूरा आंसर बताओ क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू आई इंटू जीरो इंटू बी। तो फाइनल फॉर्मूला हमको क्या आ जा रहा है यहाँ पे, जीरो। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब सर्कुलर वायर रहेगा तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करता, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर कोई भी वर्किंग नहीं करता। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या आता है, जीरो। समझ में आ गया सबको, नोट डाउन कर लो, इसको ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसका वो स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, ठीक है, वो सबका वर्किंग ऐसे ही होता है। जनरेटर में भी जनरेटर ही समझो, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में कॉइल रखा है फिक्स एंगल से जो रोटेशन कर सकते। ये एंगल जो लाइन बनाया ना, ये ला, ये इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, ऐसा रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टॉर्क आएगा, टॉर्क। तो टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला जो होता है, देखो सिंबल तो ये होता है, और टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखो हमने कुछ कंसिडर किया, पहले को बताता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा वो समझो। पहले कंसिडर किया है रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, उसका नाम है ABCD। रेक्टेंगुलर कॉइल है इसलिए आमने सामने का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इनसाइड द बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विथ एन एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड BC और DA, BC ढूंढो, ये रहा BC और DA, इन लोगों का लेंथ हमने देखो ना, ये वाला लेंथ L1 है, ये भी क्या होगा L1, आमने सामने वाला इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ साइड AB, तो ये वाला AB और ये, इसका लेंथ हमने क्या लिया, L2। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट करंट जो इसके अंदर है I है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B है। यहाँ पे समझने की बात क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा हूं, क्या ये पूरा यहां से रोटेशन कर रहा है, नहीं, मिडल से रोटेशन कर रहा है। जो कॉइल है हमारा ये वाला, ठीक है, वो पूरा यहां से रोटेशन कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, वो कहां से कर रहा है, मिडल से। तो जो फोर्स तो यहाँ पे काम करेगा इस साइड पे, कैसे काम करेगा मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है और एक्सिस यहाँ पे है, तो डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, इतना सा। पूरा डिस्टेंस आपने क्या लिया है, L2, पूरा डिस्टेंस क्या लिया आपने, तो ये इतना सा डिस्टेंस क्या मिलेगा, L2 का आधा, हाफ ऑफ L2। आपके बुक में उसको L1 लिया है, टेक्स्ट बुक से मैच नहीं होगा, हाँ, लेकिन आंसर मैच होगा।
ठीक है, ये सब कंसिडर मैच नहीं होगा टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो ये बुक में आपके इसको L1 लिया, इसको L2 लिया, मैंने इसको उल्टा लिया, ठीक है, आपके ऊपर है कौन सा आप लेना। तो ये जो डिस्टेंस आप लोग अभी तक L लिख रहे थे, उसको मुझे क्या लिखना रहेगा, हाफ ऑफ L2। जब टॉर्क का वैल्यू आएगा तो क्या लिखूंगा, फोर्स इंटू हाफ ऑफ L2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ L2 है। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग इसको डेरिवेशन में यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है, करंट ढूंढ लो। करंट का कोई एक डायरेक्शन रख लेते हैं, करंट किधर घुमा देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज A टू B, यहां लिखता हूं नीचे, A टू B, B टू C, C टू D। मतलब करंट कैसे जा रहा है, ABCD ऐसा घूम रहा है। ठीक है, ढूंढो डायरेक्शन, आप कैसा भी ले सकते थे। देखो अब इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आएगा, जिससे हमको फोर्स की वैल्यू मिलने वाली है। ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जाता है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रेवल करता है। कहाँ ट्रेवल करता है, मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड है वो डायग्राम अगर बनाना चाहूँ मैं तो वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से कहाँ जाएगा, साउथ पोल, मतलब उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, पैरेलल जाएंगे, यूनिफॉर्म फील्ड है। उसके बाद करंट का डायरेक्शन भी आपको मिल जा रहा है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी आपको मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ये वाला पाथवे ए बी के ऊपर और इसका डायरेक्शन देखो क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देख क्या बोल रहा हूँ, ए बी को देखो, ए बी में करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मतलब जो ए बी वाला है और चाहे ये सी डी वाला, दोनों में पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का मतलब, तो दोनों ही केस में जब आप लोग फोर्स निकालोगे दोनों साइड पे वैल्यू आ जाएगा 0। कैसे बताता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी, कौन सा साइड पे निकाल रहा हूं, ए बी, या आपने सी डी लिया तो भी वही रहेगा। ठीक है, क्या होगा देखो, फोर्स ऑफ ए बी इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, बी आई एल साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, बी आई एल साइन थीटा। लेंथ क्या है इसका, L2, लेंथ क्या है उसका, तो L2 लिख दिया। वैसे मैं अगर इसका वैल्यू निकालता किसके पास, CD का, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होता, BIL2 साइन थीटा। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे आपको डायरेक्शन क्या दिख रहा है, या तो पैरेलल होगा या तो, मतलब ऐसा लिखोगे, सिंस फोर साइड AB थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड फोर साइड 4 रहेगा, फोर साइड CD थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मिल गया, 180 डिग्री मिल गया। इसको यहां पे रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा, देखो FAB इक्वल टू BIL2 साइन AB के लिए थीटा का वैल्यू क्या था, 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं। नेक्स्ट इसका CD के ऊपर निकालेंगे तो इसका BIL2 साइन थीटा का वैल्यू इस बार, और साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, तो इसका आंसर भी, मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये वाले साइड पे और ये वाले साइड पे कोई भी फोर्स काम, तो फोर्स काम कहाँ कर रहा है, ये साइड पे और ये साइड पे। कैसे काम करेगा वो हमको समझना है, कॉन्सेप्ट है वो लिखना नहीं रहेगा इसमें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, नॉलेज होता है वो। अब देखो फ्लेमिंग का रूल निकाल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इस तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड फादर मदर, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो जा रहा है इसके साथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये उंगली। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो करंट को देखो ऊपर की तरफ किया, मैग्नेटिक फील्ड था करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर, मतलब इस साइड के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ। इस साइड को ऐसा अंदर फोर्स दब रहा है। अच्छा ये साइड पे निकालो, ये वाले पे मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है और करंट देखो नीचे, मैच हो गया, मैग्नेटिक फील्ड था करंट नीचे, फोर्स इस पे फोर्स अंदर लग रहा है, इस पे फोर्स, मतलब समझो ये डस्टर है, ये एक पॉइंट पे फिक्स है, इस पॉइंट पे यहाँ फोर्स अंदर लग रहा है, यहाँ का फोर्स बाहर, तो इससे क्या करेगा, ये रोटेशन करेगा। रोटेशन कर रहा है मतलब क्या, टॉर्क काम कर रहा है। कभी भी कोई बॉडी रोटेशन किया मतलब क्या काम कर रहा है, टॉर्क। वही टॉर्क की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। फोर्स एक्टिंग ऑन साइड कौन सा निकाल लेते हैं इस बार, BC। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइड BC, F ऑफ BC इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, BI, इसका लेंथ बच्चा क्या लिया आपने, L1 साइन थीटा।
इस बार थीटा उटा का वैल्यू नहीं ले सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू अगर लिया तो 90 डिग्री आएगा, इसमें जीरो नहीं होने का चांस है, ठीक है। अगर आपने लिया भी थीटा का वैल्यू तो 90 आ सकता है। कैसे देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच एंगल क्या दिखता है, मतलब आप मैक्सिमम लेना चाहोगे तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले सकते हो, तो जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका डायरेक्शन कैसा मिला मुझे, इनवर्ड। कैसा मिल रहा है, अंडर की तरफ पुश कर रहा है, किसकी हेल्प से मिला ये डायरेक्शन, किसकी हेल्प से मिला है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब ऐसे ही फोर्स एक्टिंग ऑन साइड, ये बीसी हो गया, और कौन सा, डी ए, तो डी ए का फोर्स क्या है, एफ डी ए इक्वल टू सेम फॉर्मूला बी आई, इसका लेंथ भी क्या है L1 साइन थीटा, फर्क क्या है, ये अपवर्ड है, आउटवर्ड बोल सकते हैं इसको, इनवर्ड इसको आउटवर्ड बोल देते हैं, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखेंगे ऐसा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, एक अंदर है तो एक बाहर, ऑपोजिट फोर्सेस acting on coil forms rotation of coil. Therefore, torque acting on rectangular coil का कुछ नाम भी था ए बी सी डी, तो टॉर्क का वैल्यू को क्या मिलेगा, अब यहाँ पे दो टॉर्क आएंगे, कितने टॉर्क है, एक तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स, तो ये वाले साइड का BC इनटू, आपको फॉर्मूला बता दिया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लोगे, छोटू वाले का हाफ ऑफ L2, ये एक ले लिया, फिर बीच में लिखूंगा प्लस, देखो ये एक साइड का हो गया टॉर्क, एक साइड इस पे तो टॉर्क काम कर रहा है, उसका फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ डी ए, इसका भी परपेंडिकुलर, यहां से डिस्टेंस लोगे तो भी वही आएगा, हाफ ऑफ L2, आपके बुक में उसको L1 लिया इसलिए हाफ ऑफ L1 लिखेगा, समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट, एफ ऑफ BC की वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू है, BIL1 साइन थीटा इंटू हाफ ऑफ L2, ये इंटू है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला इंटू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लस इसका वैल्यू भी क्या है, BIL1 साइन थीटा इंटू हाफ ऑफ L2, ध्यान से जरा देखो, एकदम अच्छे से देखो, तो दोनों में सब कुछ कॉमन मिलेगा, ठीक है। देखो मैं कैसा लिख रहा हूं, BIL1 L2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, दोनों में दिखता है क्या, L1 L2 का साथ में लिखा है मैंने, तो L1 L2 का साथ में लिख दिया, ठीक है। तो बचाओ मतलब क्या बच गया इसमें, हाफ प्लस हाफ, जिसका वैल्यू 1/2 कितना आ जाएगा, 2/2, आंसर इज 1, मतलब अगले स्टेप में 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, BI, ठीक है, L1 L2 साइन थीटा, ठीक है। L1 L2 नहीं लिखा मैंने, ठीक है, रीजन है उसका, ठीक है, रीजन यहां पे दे रहा हूं। L1 क्या है, देखो इसका लेंथ समझ लो, और L2 क्या है, इसका ब्रेथ, देखो उसका, ठीक है, चोरी पकड़ी गई, ठीक है। देखो ये क्या है, एक लेंथ है, ठीक है, एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रेथ है, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, क्या होता है, एरिया, वो एरिया की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, L1 L2 का क्या लिख दिया मैं, ए, तो क्या वैल्यू मिल गया, बी साइन थीटा, समझ आ रहा है क्या वैल्यू मिल रहा है मुझे, बी साइन, बिना नहीं मिला रहता है, अभी तक बी मिला है, ठीक है, क्या मिल चुका है, बी साइन थीटा, क्या ये एक ही बार रोटेशन करेगा, बहुत बार करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, फॉर एन टाइम ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो टॉर्क के में इस आपको एन लगा देना होता है, तो एन बी साइन थीटा मिल गया। आपको याद करते बने, इसके लिए आप लोग इसके हेल्प से कुछ नया नया सा नाम वाम याद रख लो, ठीक है, नियाब कर सकते हो, बीना कर सकते हो, निबा साइन थीटा भी कर सकते हो, ठीक है, निबा बना सकते हो, देखो NIBA निबा साइन थीटा, आपको याद करते बने, मैं ऐसा वर्ड नहीं लिखूंगा, यह अपमानजनक शब्द है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीना साइन थीटा,
आपको याद करते बने, इसके लिए हम लोग ऐसा फॉर्म में लिख रहे हैं। सबको समझ में आ गया? तो किसी भी कॉइल के ऊपर टॉर्क जो काम करेगा उसका वैल्यू मिल गया BINA sin थीटा। अगर मैक्सिमम लेता तो मैक्सिमम टॉर्क लिया बच्चा तो क्या मिलेगा? टॉर्क इक्वल टू सिर्फ मिलेगा बीना। क्या मिलेगा? बीना। समझ आ रहेगा? इस बीना में से जो इना होता है कौन है? देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो हमको इसी चैप्टर में भी आगे हमको मिलने वाला है। समझ में आ गया? ये मैक्सिमम टॉर्क है यहाँ, ठीक है, जिसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 1। वेक्टर फॉर्म में लिखते तो भी चलता, ठीक है, सिंपल फॉर्म में ये 4 मार्क्स तक क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क्स दिया तो मारामारी नहीं करोगे, ठीक है, इसको देख लो अच्छे सब लोग। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो डायग्राम आप लोगों ने देखा पहले से। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, बीच में कॉइल होता है। ये डिटेक्शन है, जो हमारा डिटेक्टर, जो क्रिस्टल डिटेक्टर है, मतलब क्रिस्टल डिटेक्टर नहीं, करंट को जो डिटेक्ट करेगा, तो एक ऐसा कांच होता है ना ऊपर जिसपे शो करता है ऐसा कांटा, वो कांटा शो करने वाला डिवाइस है, आयरन कोर है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट। किसको मेजर करेगा? करंट की वैल्यू को, और साथ में ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट को मापने का काम एमीटर भी करता है, ये करंट को मापेगा भी, साथ में करंट का डायरेक्शन भी देगा। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ सेवरल टर्न। इसके अंदर एक कॉइल होता है, इस कॉइल की बात कर रहा है। सेवरल टर्न माउंटेड इन अ सच अ वे, उसके ऊपर ऐसा वायर लपेटा होता है। कॉइल मतलब क्या? स्ट्रेट कंडक्टर जिसके ऊपर ऐसा वायर लपेटा हुआ है, कॉइल, ठीक है, ऐसा उसको माउंट किया होता है सच दैट इट कैन फ्रीली रोटेट, ठीक है, ये आसानी से रोटेशन कर सकता है। कहाँ पे? इसको कहाँ पे रखा हमने? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल, क्योंकि ये पलटी मारेगा, रोटेशन करेगा, तो टॉर्क आएगा। और टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? बीना साइन थीटा, ठीक है। आगे हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे, इसको मैक्सिमम टॉर्क ले लो, मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा का वैल्यू बच्चा ले लोगे 1, तो क्या मिलेगा आपको? बीना। समझ में आएगा? हमको ये वैल्यू क्या मिल जाएगा? बीना। और किसी भी टॉर्क के, मुझे बताओ, जितना ज़्यादा करंट आएगा टॉर्क उतना काम करेगा, टॉर्क जितना ज़्यादा काम करेगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा भी रीजन हो, ठीक है। जितना ज़्यादा टॉर्क काम करेगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा, ठीक है, डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं? फाई से, वही सिंबल यहाँ लिखा है, मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग के, क्या यूज करते हैं हम लोग? के। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट। यहाँ पे इसका क्या नाम दिया गया है? टॉर्सनल कांस्टेंट। और ये टॉर्क का वैल्यू आपको जो पता था वो वैल्यू रख दो। क्या पता है इस टॉर्क की वैल्यू? टॉर्क की वैल्यू बच्चे देखो ना, यहाँ पे है क्या है? ये बी ना इक्वल टू के फाइव। आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ से फाइव की वैल्यू निकालो चाहिए, तो के को इधर ले जाओ, तो फाइव का वैल्यू क्या मिलेगा? BNA आई, थोड़ा सा आई को अलग किया, अपॉन की। इसके अंदर देखो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट अगर हम लोग लेते हैं, मैग्नेटिक देखो एरिया, कॉइल का एरिया कितना भी घूमे एरिया चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही है। ये सब वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। मतलब इसके अंदर मैं क्या प्रूफ किया? हेंस डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल is directly proportional, is directly proportional, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो डिफ्लेक्शन है कॉइल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? करंट के। आपको सो दैट करके आ सकता है ऐसा, सो दैट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। चलो देख लो फटाक से, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो बच्चे लोग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, एकदम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल आपको बुक में म्यू लिखा है, म्यू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एम से लिखा है, एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, दो लोग के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डेफिनेशन कैसा लिखेंगे? जब भी किसी दो लोग के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो डेफिनेशन में बनता है प्रोडक्ट ऑफ। डेफिनेशन देखो क्या लिखूंगा मैं? द प्रोडक्ट ऑफ आई, आई मतलब क्या होता है? करंट इन द कंडक्टर, करंट है तो कहीं कंडक्टर के अंदर होगा, एंड द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड, करंट इन द कंडक्टर, एरिया ऑफ द फील्ड, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये हमारे पास समथिंग वैल्यू आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। हम लोग इसका फॉर्मूला दिया, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहा तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दोगे? n का। इसी की हेल्प से आपको पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना होता है।
पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी आप लोग निकालोगे चैप्टर नंबर 11 और डेरिवेशन के, आप वहां वाले वीडियो में देखोगे। टॉर्क एक्टिंग होता है, टॉर्क का वैल्यू भी हमने निकाला है चैप्टर नंबर 11 में, आप वहां से वो चैप्टर का टॉपिक कवर अप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट मेन टॉपिक है ये, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, BMW लिख दिया मैंने, BMW का मतलब होता है बोर्ड मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट कर देखो, ये कैसा भी वायर हो सकता है ना, कोई भी वायर हो सकता है, किसी भी वायर की वजह से, कैसे भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आता है, मैग्नेटिक फील्ड जब भी फाइंड करना है तो हम लोग हेल्प लेंगे बायट-सावर्ट लॉ की। इसको और क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आएगा लास्ट में कुछ ना स्क्वायर में आएगा और इनवर्स में आएगा। ये क्या स्क्वायर में आएगा तो हमको डेरिवेशन में अब देख लेना है। चलो आगे देखो, बायट-सावर्ट लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेगा कंडक्टर से अवे। नेक्स्ट, अब ये बोलता क्या वो समझो, इट स्टेट्स दैट, बोलता है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डीवी छोटा मैग्नेटिक फील्ड लिया, करंट देखो ऊपर है ना, तो जो वैल्यू ऊपर है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो नीचे है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है, डीएल मतलब लेंथ होगा कंडक्टर का, और आर जो भी होगा डिस्टेंस, कंडक्टर से कितने से लेंथ को लिया वायर का लेंथ, उस वायर से कितना डिस्टेंस पे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो वो वाला डिस्टेंस आर। ठीक है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनके बीच ध्यान से देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस, मतलब कहीं ना कहीं से साइन थीटा का एंगल आएगा, वही लिखे देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल थीटा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वो दिख तो नहीं रहा आपको स्क्वायर, तो क्यूब दिख रहा है, कटेगा। देखो ध्यान से सॉल्व कर रहा हूं मैं आगे, म्यू नॉट आई डी एल, क्रॉस प्रोडक्ट जब हटाएंगे हम लोग तो साइन थीटा लग जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब। इसको आप लोग आगे अगर सॉल्व करते हो तो एक आर यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनल में क्या बच गया आपके पास, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू मिल रहा है बच्चा लोग हमको, मैग्नेटिक फील्ड का। यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। अब इसी फॉर्मूला में देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, लेंथ के और साइन ऑफ द एंगल के। देखो इसमें आर का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, वो भी इनवर्स में, ये ऊपर है नीचे मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है इनवर्सली, इसलिए इसको और क्या नाम देता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसकी हेल्प से पूरा डेरिवेशन अब इसी की हेल्प से आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, अब बायट-सावर्ट लॉ की हेल्प से हमको अभी 3-4 डेरिवेशन निकालना है, हम लोग वो देखेंगे फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट वन टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। तो एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर से हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस पूरा वायर का लेंथ तो बहुत लंबा होगा, इनफाइनाइट तक लेंथ होगा। लेंथ कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। मैं यहाँ पे फिलहाल छोटा सा लेंथ लिया हूँ डीएल, डीएल से लेकर इसका जो डिस्टेंस है वो है आर। ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्रॉस है, स्लैंट हाइट बोलते थे इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा कैपिटल आर, इस ट्रायंगल में हमको पाइथागोरस अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनता है ये लोग के बीच में थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला बन जाता है 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर वाले एंगल से। ठीक है, वो समथिंग आता है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आता है। ठीक है, ये थीटा का स्ट्रेट वायर रहेगा, इसमें ये एंगल थीटा है। पूरे स्ट्रेट वायर का वैल्यू होता है 180 डिग्री, इसमें से इतना कम हो जाएगा तो माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा आपको, ये वाला जो एंगल है ये मिलेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये डिग्री जो भी रहा होगा। ये एंगल किसके बीच का है, तो ये एंगल जो है ना थीटा बी द एंगल बिटवीन द डीएल एंड आर। ठीक है, डीएल और आर के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, बाकी का कंसिडर मैंने यहाँ लिखा, आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना है, जो नहीं समझेगा कमेंट करोगे बताऊंगा मैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पी पॉइंट पे, पी हमने का ऐसा पॉइंट लिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे। अब इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, हेल्प लेंगे किसके, बायट-सावर्ट लॉ की। इनके क्या लिखेंगे हम लोग, बायट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, एट पी, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, एट पॉइंट पी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बायट-सावर्ट लॉ हमने देख चुका है ये चीज। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे एंगल देखो क्या बन रहा है इन दोनों के बीच का एंगल, म्यू नॉट आई डी एल साइन
ठीक है। थीटा का वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है 180 माइनस थीटा, मतलब जो रियल एंगल है वो कितना मिल रहा है मुझे 180 माइनस थीटा, जो साइन थीटा ही आएगा हालांकि, ठीक है। और ये मुझे मिल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, किसका वैल्यू मुझे मिल रहा है डीएल का, ठीक है। मुझे आगे और सॉल्व करना रहेगा तो साइन थीटा वाली ये वाली डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे समथिंग इक्वेशन बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। आगे जब मैं और जाके सॉल्व करूंगा आगे, ठीक है, तो मुझे समथिंग सब का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग ये ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, इन ट्राइंगल ऐसा लेके सीधा लिख देते हैं, बट साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अच्छा इसके पहले पहले देखो इसमें पाइथागोरस लगा लो। इन ट्राइंगल, इसका कुछ नाम दे देते हैं क्या, इसको ए दे देते हैं, पी, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मालूम होगा आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के समझा। इस साइड का लेंथ हमने लिया है एल स्क्वायर, और ये मतलब इसका हाइट हो गया इसका बेस कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जब स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, और रूट को हम लोग लिखते हैं पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ 1/2। ये हमको फ्यूचर में काम आएगा, ये समथिंग वैल्यू हमको काम आने वाला है, ठीक है। एक चीज और निकालो इसी ट्रायंगल के अंदर, साइन 180 माइनस थीटा, है ना, ये साइन थीटा, इसकी वैल्यू हटाना है हमको। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा ये है तो अपोजिट कौन हुआ कैपिटल आर, और हाइपोटेनस कौन है स्मॉल आर। कैपिटल आर ऐसे ही है, स्मॉल आर की वैल्यू बच्चा आपको पता है क्या, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। ये किसका वैल्यू मिल रहा है मुझे, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। ये सब मैंने कंसिडर कर लिया, बारी है डेरिवेशन की, सब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अब, ठीक है। अब सब वैल्यू को रिप्लेस करो, ठीक है। ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, अच्छा यहाँ पे डीएल नहीं लिखना था आपको, यहाँ पे आपको डीबी लिखना था, देखो ना डीबी मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। ये सब वैल्यू इसी फॉर्मूले में रखो तो क्या मिलेगा, देखो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल एज इट इज है बच्चा। इस पूरे की वैल्यू देखो साइन 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या मिला है कैपिटल आर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 अपॉन अपॉन को यहाँ पे कुछ तो और बचा है, क्या क्या 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चा लोग आर स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है, फिर से समझो, जल्दी समझता नहीं है बच्चे को। म्यू नॉट आई डी एल, इस साइन थीटा की वैल्यू देखो ये वाला, ये रख दिया ये वैल्यू, अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर को, ये आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर की वैल्यू ये रहा, क्या वैल्यू है आर स्क्वायर की, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सॉल्व करोगे, इस दोनों को देखो सेम है, नंबर सेम है, इसका पावर में 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो 1 जब 1/2 से प्लस करते हो आंसर क्या आता है 3/2, ठीक है। तुम्हारे पास वैल्यू क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई डी एल कैपिटल आर अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। बच्चा लोग किसका वैल्यू मिल रहा है मुझे, डीबी का। डीबी मतलब छोटा मैग्नेटिक फील्ड, मुझे निकालना है क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखना है टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ साइड ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ डीएल। जो आपने छोटा सा देखो डीएल कंसीडर किया था, उसके ऊपर का वायर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे का वायर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो 2 वायर हो गए बच्चे। यहाँ पे ध्यान समझना, थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है इसमें। क्या कर रहे हैं, डीएल के ऊपर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब लिमिट आपको क्या मिलेगा इनफाइनाइट तक जा रहा है समथिंग, और नीचे का वैल्यू भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सेम वैल्यू लिखोगे जो वैल्यू यहाँ लिखे, म्यू नॉट आई कैपिटल आर डी एल, आगे पीछे लिखा है बस, ठीक है, अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे बस मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 2। ध्यान से देख लो अच्छे से, पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम अच्छे से प्रॉपरली देख लो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया, म्यू नॉट आई डी एल, सेम वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस किया। अब देखो इससे बच्चा डी किसके पास है, एल के पास, मतलब यहाँ पे फंक्शन कौन बन रहा है एल, तो यहाँ पे बाकी लोग हो जाएंगे कांस्टेंट। याद रखना ये 2 कब लगाओगे, जब ऊपर वाला और नीचे वाला टोटल वायर का निकालना होगा तब।
क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, बोर्ड एग्जाम बोलेगा आधे वायर का, हाफ वायर का बोलेगा तो 2 लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो 2 म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, यहाँ बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 1 अपॉन, मतलब देखो ना सब कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। बच्चा हमने वायर कितना लिया है, इनफाइनाइट। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये 0 से जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक। अब आपको ये पूरे का इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में सॉल्व नहीं करना होता है। आपको याद रखो, देखो डी एल जो है, डी एल मतलब एल वाला, मतलब एल का इंटीग्रेशन निकलेगा, बाकी आर स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब एक टेक्निक दे रहा हूँ, मतलब ऐसा। ठीक है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, कांस्टेंट। अपर लिमिट भी 0 है, लोअर लिमिट भी इनफाइनाइट है, तो भी लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, याद करने के लिए, वरना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा इसमें। डायरेक्टली इस पूरे को हटा के तो 2 कट गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन, देखो यहाँ पे क्या है, पाई, अपॉन में क्या है, पाई। इस पूरे को बच्चा हटा के आपको सीधा लिखना है 1 अपॉन, देखो ये आर स्क्वायर। आपको याद हो इसलिए बोल रहा हूँ, वरना इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, फिजिक्स में लगाने की जरूरत नहीं है। ये पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो एक आर कट गया। ठीक है, क्या क्या बचा हमारे पास, अच्छा 2 बचा था। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो डीबी का इंटीग्रेशन बी, बी बी फॉर्मूला क्या बच गया, म्यू नॉट आई अपॉन, देखो म्यू नॉट आई, आर तो कट गया, अपॉन 2 पाई और ये वाला कैपिटल आर। मतलब जब स्ट्रेट वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये पूरे वायर लोगे तो आधा वायर लेते तो आपको यहाँ पे 2 नहीं लगाना था, ऐसा लिख लो इसको फटक से। चलो बच्चा नेक्स्ट वन टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 लॉन्ग पैरेलल वायर। देखो एक वायर 1 है, ये वायर 2 है, 2 पैरेलल वायर लिया, इनके पहले वाले वायर का करंट है I1, दूसरे वाले वायर करंट है I2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिया हमने, D। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, पहले हमने डिस्टेंस कैपिटल R लिया था स्ट्रेट वायर में, वही कैपिटल R इस बार रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल d से, इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, देखो कंसिडर 2 स्ट्रेट लॉन्ग पैरेलल वायर ऑफ द लेंथ L, उसका लेंथ हमने क्या लिया L, कैपिटल L स्मॉल l, आपकी मर्जी है। करंट इन द वायर 1, पहले वायर करंट I1 है, एंड दैट ऑफ द वायर 2, दूसरे वायर करंट क्या है I2। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया D। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पहले वायर का B1 का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी निकाला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर के प्लेस में क्या लिख दिया, आर के प्लेस में क्या लिखना है, D। B1 पहले वायर का था तो मैग्नेटिक फील्ड भी पहले वायर का ही लिया। चलो ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप दूसरे वायर का भी निकाल सकते थे। सिमिलरली अगर निकालना होता समझो दूसरे वायर का, तो B2 इज इक्वल टू क्या मिलता हमको, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। जिस वायर की रिक्वायरमेंट होगी वो निकाल लोगे। मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, मुझे निकालना है फोर्स, मुझे निकालना क्या यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड चलो मिल गया, अब मैं क्या करूंगा फोर्स निकालने के लिए, तो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेट वायर का सिंपल एक फोर्स का फॉर्मूला अपने निकाला था, बिल साइन थीटा। ठीक है, तो इनको क्या लिखता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ, अब यही चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड पहले का है तो फोर्स किस पे काम पड़ेगा, दूसरे का। अरे दूसरा वाला भाई उसके इलाके में जा रहा है, अगर दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स किस पे काम करेगा, पहले पे। तो अब दोनों में से कौन सा लोगे आपके ऊपर डिसाइड है। ठीक है, तो मैं देखो क्या निकाल रहा हूं, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकंड वायर। मैं कौन से वायर का फोर्स निकाल रहा हूं, सेकंड वायर पे, तो F2 का वैल्यू। ठीक है, F2 का जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो क्या वैल्यू मिलेगा, BIL साइन थीटा। F2 का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, BIL साइन थीटा। मुझे कौन से के ऊपर निकाल रहा हूं मैं, दूसरे वाले वायर के ऊपर, तो करंट भी क्या होगा दूसरा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर का। अरे पहले वायर के फील्ड में आएगा तब ना दूसरे पे फोर्स काम करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे किसका रहेगा, पहले का। मैक्सिमम फोर्स लिखो, मैक्सिमम फोर्स, तो साइन थीटा का नाटक खत्म हो जाएगा। तो F2 बराबर क्या मिलेगा, B1 I2L। बच्चा B1 की वैल्यू आपने निकाल रखा है, रख दो यहाँ पे उठा के। B1 का वैल्यू क्या निकाल रखा है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, और यहाँ पे पहले से कौन है I2L। बस यही फॉर्मूला है बच्चा मैग्नेटिक फोर्स का, समझ आएगा, सेम फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर आप पहले वायर पे भी अगर निकालना चाहोगे, पहले वायर पे, तो देखो ना सेम फॉर्मूला आएगा ना, वहां पे B2 बनता तो यहाँ पे I1, तो उसका फॉर्मूला भी सेम आएगा, क्या, म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई D। अगर आप निकालोगे तो अगर पहले वाले पे निकालना है तो F1 निकालना, F1 रहेगा तो B2 रहेगा, तो B2 रहेगा तो करंट I2 आता और ये करंट I1 आता, बस इतने का फर्क है। ये फॉर्मूला है, आपको निकालने बोलता है वो, ये L मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड
तो एफ अपॉन एल, 1 2 का सिस्टम गायब कर, दोनों का वैल्यू तो सेम है, 1 2 का सिस्टम गायब कर दिया, एल को उधर ले गया, तो यहाँ बताओ क्या क्या बच गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो यहां तक आपको वैल्यू डिराइव करना रहेगा, कब, जब वो बोलेगा डिराइव द वैल्यू ऑफ, तो ये मेरे पास क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। आपको बोलेगा डिराइव द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल वायर पर यूनिट लेंथ, तो आपको यहां तक डिराइव करना होता है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको फटाक से देख लो, आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट वन टॉपिक पे आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क ले रखो, ये वाला वायर है हमारा मेन। ठीक है, एक छोटा सा लिए, पिज्जा जैसा दिख रहा है, छोटा सा कर्व, पूरा सर्कल हो सकता है, सर्कल का केसेस में हम लोग निकालेंगे। ये फिलहाल आर्क लिया है, देखो इस आर्क का छोटा सा लेंथ हमने डीएल लिया, ये पॉइंट हमने पी लिया, जो इस सेंटर से, देखो इससे पूरा सर्कल बनेगा तो ये सेंटर ना आएगा। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो डिस्टेंस बन रहा है स्मॉल आर, और ये पॉइंट पी लिया, और यहाँ पे छोटा सा लेंथ आपने लिया डीएल। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे आपको एक और छोटा सा एंगल लेना है। फिलहाल अभी जो एंगल है, ठीक है, वो एंगल कितना है, थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा। मैं यहाँ पे इससे भी छोटा एंगल ले रहा हूँ, बहुत छोटा एंगल, ध्यान से देना। ठीक है, ये वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे डी थीटा। क्या नाम देंगे उसको, पतला जो बनाया ना छोटा सा, शायद अच्छे से ना दिखे, लेकिन ध्यान से आप लोग बनाना। ये वाला एंगल क्या रहेगा, डी थीटा, छोटा एंगल। ध्यान देना, यहाँ पे आर और डीएल के बीच में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। एंगल यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2-4 कुछ वैल्यूज है वो निकाल लेता हूँ। सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ, या एंगल लिखते हैं ऐसा, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर 90 डिग्री। बच्चा कैसे 90 डिग्री, टेंजेंट जा रहा है, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 मिल रहा है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, 90, थीटा इज इक्वल टू 90, तो कहीं ना कहीं साइन थीटा आएगा, तो वहां पे हमको एक काम आएगा, नॉर्मल वैल्यू जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं और सॉल्व करूंगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल डी थीटा, छोटा एंगल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए सेंट्रल एंगल को प्लेन एंगल भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसके लिए अगर छोटी सी एंगल के लिए ले रहा हूं मैं, तो आर्क लेंथ देखो ये छोटा वाला होगा, जो होगा हमारा डी एल, और रेडियस कौन है, आर। रेडियस कौन है, आर। यहां से अच्छा डीएल की वैल्यू निकालो, ये जाएगा इधर, तो आर डी थीटा बराबर क्या मिलेगा मुझे, डीएल। मैं सब कुछ अभी छोटे मोटे नॉलेज बटोर रहा हूँ, जो मुझे भी काम आने वाला है। थीटा का वैल्यू 90 मिल गया, डीएल का वैल्यू आर डी थीटा मिल गया। मुझे निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भूलना नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय, ये सब निकालने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बच्चा कौन से पॉइंट पे निकालने आ रहा हूं मैं, पी पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला को याद करो, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देने की बात बच्चा ये है कि मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू पता है, डीएल का वैल्यू पता है, तो टोटल वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अगर टोटल वैल्यू निकालता हूं, तो ऐसा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई। बच्चा डीएल का वैल्यू भी रख रहा हूँ, एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। डीएल का वैल्यू को यहाँ पे क्या है, आर डी थीटा साइन थीटा का, इस वाले थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अपॉन यहाँ पे क्या बच गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो एक आर मुझे लगता है यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ठीक है, आर स्क्वायर है ना, एक आर, बाकी लोग को बाहर निकालो, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे फाइनल में, अच्छा बाहर बचा कौन कौन आ रहा है, यहाँ पे बाहर कौन कौन आ रहा है, म्यू नॉट आई बाहर आ रहा है, और कौन बाहर आ रहा है, 4 पाई आर। देखो ना, म्यू नॉट आई 4 पाई आर बाहर आ रहा है, तो बच कौन रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा का, अच्छा डीबी का इंटीग्रेशन बी, वैसे डी थीटा का इंटीग्रेशन भी थीटा, तो बी का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ये सर्कुलर आर्क ऑफ वायर के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड का इतना फॉर्मूला मिलता है। ये ध्यान से आपको देख लेना अच्छे से, अगर यहाँ तक पूछेगा, अगर सपोज आपको पूछेगा होल सर्कल के लिए निकालो,
ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं फॉर होल सर्कल, पूरे सर्कल की बात करूंगा तो मुझे बताओ बच्चा थीटा का वैल्यू कितना होता है पूरे सर्कल का। अरे प्यारे पूरा थीटा जो है एंगल पूरे सर्कल कितना होगा 360। 360 को हम लोग कैसे लिखेंगे 2 पाई, क्या लिखेंगे इसको 2 पाई का होल सर्कल का लिए केस है ये, ध्यान देना है केसेस है। अगर ये पूरे सर्कल का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बी का वैल्यू क्या, नहीं तो आपको यहीं तक करना है, आर को बोलेगा तो यहीं तक करना है, पूरे सर्कल का बोलेगा तो यहाँ तक करना है, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ऐसे ही है इनटू थीटा का वैल्यू बच्चा जो क्या मिल चुका है आपको 2 पाई। ठीक है, अब इसमें से कुछ कट करो, पाई गया 2 गया तो वैल्यू क्या बच गया म्यू नॉट आई, यहाँ 2 बचा है ना तो 2 आर। अगर पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये वाला वैल्यू, सिर्फ आर्क सर्कल का छोटा सा आर्क लेना है तो ये वाला वैल्यू फटाक से स्क्रीनशॉट लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चा हम लोग आते हैं एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन अ सर्कुलर लूप। लास्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, काफी लंबा डेरिवेशन हो सकता है, 4 मार्क्स से फंसता है चांस है, ध्यान से समझोगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन अ सर्कुलर लूप, देखो ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है ये वहाँ सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई है, इसका छोटा छोटा मैंने डीएल लिया है, छोटा सा लेंथ होता है इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। इसमें 3 एक्सिस लिया है इसके अंदर में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सर ना मतलब अगली हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा एक्सिस कहीं पे भी लो, ठीक है। मैंने करंट क्या क्या कंसीडर किया, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई हैविंग एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट लिए पी हमने ऐसा पॉइंट लिया जहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, अच्छा कौन सा एक्सिस पे, ये z एक्सिस पे, वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द dl। dl से कितना डिस्टेंस है इसका r, एंगल बिटवीन द r एंड द dl आर 90 डिग्री। आपको ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे 3D डायग्राम नहीं है, वरना ये वाला जो एंगल है ना जो dl और r के बीच में बन रहा है वो एंगल 90 डिग्री होता है। अदरसली में ये वाला एंगल ना बच्चा ऐसा है, dl जो है ना ये वाला ऐसा टेंजेंट जाएगा ना यहाँ से सर्कल ऐसा घूमते घूमते, तो ये r और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। छोटा सा वैल्यू लोगे तो ऐसा छोटा सा वैल्यू लिया तो ठीक है, इसलिए एंगल उनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, थीटा वाला एंगल, ये एंगल उन्हीं के बीच का है, ठीक है, डीएल और आर के बीच का एंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको आर के बीच का एंगल कौन सा लेना है, ये वाला है बच्चा, ठीक है, ये वाला एंगल आपको लेना है कैपिटल आर। 3D डायग्राम में नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल में लिख दे रहे डायरेक्टली कि थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री तो साइन थीटा कहीं देखो आता है ना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में, तो साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। सर्कल का जो रेडियस हमने क्या मान लिया आर, इसी के अंदर आपको अप्लाई कर लेना है कॉस, पहले अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम याद करो। इसमें ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कौन आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आएगा जेड स्क्वायर, पिछली बार आया था एल स्क्वायर और आर स्क्वायर को वैल्यू सेम है, बस वहां पे एल लिखे थे यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या लिखा हमने जेड, पी का जो डिस्टेंस है सेंटर से कितना है जेड है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है तो आर बच्चा क्या मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, और रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। यहीं पे आप लोग कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल लो, सबको मालूम चलेगा, छोटे छोटे नॉलेज है मैं इसको जमा कर रहा हूँ, ये भी थोड़ी देर में हमको काम आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो थीटा ये है, फॉर्मूला क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। देखो ना पिछली बार थीटा यहाँ था तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिए थे, इस बार थीटा नीचे है इसलिए ले रहे एडजेसेंट, जिसके पास थीटा है वो एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट किसमें एडजेसेंट थीटा किसमें आता है कॉस वाले में, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कैपिटल आर ऐसे रहने दो, आर की वैल्यू पता है स्मॉल आर की वैल्यू ये रहा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, किसकी वैल्यू मुझे मिल गया कॉस थीटा की, कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया, साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेरिवेशन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं कौन से पॉइंट पे पी पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चा लोग ध्यान देने की बात यह है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा का वैल्यू को हमने निकाल चुके हैं 1 अपॉन क्या बच रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू को मैं फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो इससे, फिलहाल मैं ऐसे रख रहा हूँ, ये मुझे थोड़ी देर में ये भी काम आएगा। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, बोलेगा सर फाइनल आंसर क्यों नहीं, कि यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जब जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस पे, उसका दो हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है परपेंडिकुलर, ये इसको देखो एक दो कंपोनेंट निकाल रहे हैं, एक ये थीटा इस साइड के पास है
आप निकालते हो तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू से आपको थीटा का जो वैल्यू यहाँ आपको मिल जाएगा। आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना कि थीटा कहाँ से आ रहा है, बस थोड़ा सा याद रखो कि थीटा की वैल्यू यहाँ है, डीबी ऐसे जा रहा है। जिस देखो अब इसका डीबी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ये ऐसा है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। डीबी को वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड किया, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है डीबी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल क्या है डीबी साइन थीटा। इसमें डीबी साइन थीटा एक इधर जा रहा है, ड्यू टू सिमेट्री ये वैल्यू हो जाता है कैंसल आउट। मुझे तो एक्स एक्सिस का निकालना है, जेड एक्सिस का, तो कोई सिंपल लिखते हैं ऐसा, ड्यू टू सिमेट्री, बहुत मैजिकल वर्ड है, ये लिखने हो तो रीजन नहीं देना पड़ता है। ड्यू टू सिमेट्री डीबी साइन थीटा ऑन जेड एक्सिस is cancel out, therefore net magnetic field along z axis, तो z एक्सिस का जो मेन फॉर्मूला आएगा देखो ऐसा होगा, dB z बराबर, फिर से समझो, ये dB का वैल्यू है, इसका एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट ना कैंसल आउट हो जाता है। उसका रीजन समझो, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो या ऐसे जा सकता है या तो ऊपर, और कैसे जा सकता था, या तो इस साइड जाता या तो ऊपर, नीचे तो आएगा नहीं। मतलब एक अभी इधर जा रहा है और एक इधर जा सकता था, तो जाएगा तो डायरेक्शन अपोजिट, एक इधर डायरेक्शन अपोजिट, तो कैंसल आउट हो गया। हर बार चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, वर्टिकल कंपोनेंट्स का हर बार कहां जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। मतलब इसमें मेन बच कौन रहा है, डीबी कॉस थीटा बच कौन रहा है इसमें, डीबी कॉस थीटा। और डीबी की वैल्यू आपको पता है बच्चा, डीबी की वैल्यू क्या पता है, देखो ढूंढो, ये रहा, क्या वैल्यू है डीबी का, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास डीबी जेड। टोटल वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो देखो जब टोटल वैल्यू निकालोगे तो करना होगा इंटीग्रेशन, क्या करना होगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई, आर स्क्वायर भी नहीं लिखा, कॉस थीटा भी नहीं लिखा, उसका मुझे वैल्यू रिप्लेस करना है। मुझे बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिखता है आपको, यहाँ देखो ना, कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे, कैपिटल आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। अपॉन में जो आर स्क्वायर था उसका वैल्यू भी क्या है मेरे पास, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपने ऐसा पहले भी सॉल्व किया है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1, इसका पावर 1/2, आंसर कितना आता है 1 + 1, पावर ऐड हो जाएगा तो 1 + 1/2, आंसर इज 3/2। डीबी जेड का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे, बी जेड, ठीक है। यहां से बाहर कौन कौन आ जाएगा, म्यू नॉट आई कैपिटल आर, कौन बाहर आ रहा है देखो, कैपिटल आर अपॉन 4 पाई, ये पूरा ही बाहर आएगा। यहाँ डी देखो ना बच्चा, किसके पास लगा, एल के पास, मतलब यहाँ इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ डीएल का, बाकी देखो ना सब कोई फंक्शन ही नहीं है, एल है ही नहीं, तो बाकी सब इसका पूरा वैल्यू बाहर आ गया। तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 आ गया बाहर, बच कौन गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ट्विस्ट ये है कि आप सर्कुलर लूप का ले रहे हो, किसका ले रहे हो, सर्कुलर लूप का। तो सर्कुलर लूप का बच्चा लेंथ कितना होगा, देखो सर्कल है तो सर्कल का लेंथ, एंगुलर लेंथ है क्या, ये डी थीटा है क्या, नहीं है। अगर डी थीटा होता तो एंगल आप लोग 360 लेते, ये डीएल है मतलब लेंथ, और लेंथ कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो लिमिट बनेगा इसका 0 से लेकर 2 पाई आर, 0 से लेकर 2 पाई आर। अब मुझे आप लोग बताओ इसका इंटीग्रेशन लेने आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चा, तो जगह मेरे पास कम पड़ रहा है, ठीक है। देखो ये सब कुछ सेम है, बी जेड, आप ध्यान से नीचे अच्छे से लिखना, म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन 4 पाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 है, ये पावर 3/2 लिख रहा हूं मैं। हाँ, डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और अपर लिमिट देखो जब आप लोग इंटीग्रेशन लोगे, मैं कहाँ समझाऊं, वे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आएगा, एल, लेकिन इसका लिमिट है 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई आर। जब लिमिट आएगा तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस एल को हटा के अपर लिमिट लिखने का, माइनस लोअर लिमिट 0, तो लोअर लिमिट तो 0 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो सीधा इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अपर लिमिट, और अपर लिमिट का वैल्यू है 2 पाई आर। कुछ कैंसिल कर दो बच्चा, हमारा आंसर आ चुका है, पाई गया, ये 2 कट गया, आर इंटू आर, फाइनल क्या आ गया देखो, म्यू नॉट आई आर 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 स्क्वायर, नीचे क्या बच गया यहाँ पे 2
यहाँ पे z² प्लस r² पावर 3/2। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा बच्चा तो सुन के लिखोगे, प्लीज आप लोग सुन के लिखोगे, ठीक है। और बुक में बुक चाहिए तो सामने रख लो टेक्स्ट बुक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यही है पूरा वैल्यूज हमारे पास। आपको मुझे लगता है कौन सा टॉपिक नहीं समझेगा तो ये वाला वैल्यू आपको जो दिक्कत देगा वो यही वाला वैल्यू देगा। इसे ध्यान से रिपीट करना, वीडियो पीछे करके वापस देखो आप लोग, ठीक है। डीबी का वैल्यू जो लिया मैंने वर्टिकल कंपोनेंट लिया, जिस कंपोनेंट के पास थीटा होता है उसको देते हैं कॉस थीटा, जिसके पास थीटा नहीं होता है उसको देते हैं साइन थीटा। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, ये कैंसल आउट हो जाता है, बचता है ये। तो इस पूरे की वैल्यू निकाला, डीबी का वैल्यू रिप्लेस किया, कॉस थीटा रिप्लेस किया, इंटीग्रेशन लिया। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग फटाक से। एम्पियर्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एम्पियर लॉ क्या बोल देता है भाई, जरा सुन लो। एम्पियर लॉ का भी यूज है सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना, जैसा बायोट सावर्ट लॉ था। और इसमें सबसे मेन बात है ये सिर्फ क्लोज लूप पे एप्लीकेबल है। एम्पीरियन लूप बोलते हैं क्लोज लूप को, क्या नाम दिया जाता है, एम्पीरियन लूप। एम्पियर के नाम से ही आया एम्पीरियन लूप, जिसपे अप्लाई होगा। अब ये क्या बोलता है वो यहाँ से समझो। देखो ये जो इंटीग्रेशन बना है, इंटीग्रेशन के ऊपर जीरो है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डी एल मतलब लेंथ, दोनों के बीच से मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या हो गया, प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो उसको हम लोग डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे, अच्छा ये किसके इक्वल टू है, म्यू नॉट आई के। आई जो होता है वो नेट करंट होता है। आई क्या होता है, नेट करंट। नेट करंट मतलब कुछ करंट आ रहे होंगे, कुछ करंट जा रहे होंगे, प्लस माइनस कट पीट करने के बाद बचा हुआ करंट, नेट करंट। देखिए अब देखो, एम्पियर लॉ स्टेट्स दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ, क्लोज इंटीग्रल समझ में आ रहा है, इसकी बात कर रहा है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ द लूप इज इक्वल टू, दिख रहा है, इक्वल टू द म्यू नॉट आई। किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई, वेयर आई इज द नेट करंट ऑफ द लूप। बस इतना चीज आपको याद करना होगा। ये कौन बोलता है ऐसा, एम्पियर लॉ। अब इसकी हेल्प से हम लोग दो लोग का डेरिवेशन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। पहला निकलता है सोलेनॉइड, बाद में निकलता है टोरॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड के लिए मैंने पहले नहीं निकाला, पहले टोरॉइड का निकाला, उतना स्पेस था मेरे पास, इसलिए हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। टोरा बस इतना याद रखो, इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। फॉर्मूला क्या होता है उसका, म्यू नॉट एन आई। अगले स्टेप में हम लोग प्रूव भी करेंगे, अभी अगला वाला डेरिवेशन हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अब एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड कैसा होता है कि स्ट्रेट समझो ऐसा, इसके ऊपर वायर लपेटा हुआ है। टोरॉइड क्या होगा, उसी सोलेनॉइड को ऐसा बेंड कर दो, मतलब आपको एग्जांपल दिया जाए तो जलेबी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। जलेबी समझो एक सीधा पार्ट था पहले, उसको मैंने ऐसा गोल गोल घुमा दिया। पहले मान लो कि एकदम सीधा था ऐसा, ठीक है, उसके बाद मैंने गोल गोल घुमा दिया, तो वो जो नया स्ट्रक्चर बना, देखो जब जलेबी सीधा था, सीधा कहां से हो जलेबी सर, ठीक है। जब लेकिन जलेबी जब सीधा था तो स्ट्रेट था, ठीक है, तो सोलेनॉइड बोल रहे थे उसको। जब उसी को हमने गोल घुमा दिया, बेंड कर दिया, तब वो क्या कहलाएगा, टोरॉइड। देखो अ टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड। टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड ही होता है, ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ में छोटा सा लेंथ का, बेंट इनटू अ हॉलो सर्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको ट्यूब के जैसा हम लोग स्ट्रक्चर में सब बेंड कर देते हैं, ठीक है। रेडियस जो होगा उसका आर मान लिया, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टोरॉइड का, तो लिखेंगे हम लोग बाय एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई। ये ना, ठीक है, बी डी एल। अब देखो बी तो चले आएगा बाहर, ठीक है, बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बराबर म्यू नॉट एन आई। बच्चा लोग मुझे बताओ डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा। ये टोरॉइड जो है वो रिंग ना बन रहा है, तो रिंग बन रहा है तो इसका लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर 2 पाई आर। लिमिट क्या बन जाएगा इसका, 0 से लेकर 2 पाई आर। अब बी की वैल्यू क्या है देख लो, म्यू नॉट, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है हमको, तो यह सोलेनॉइड का था, मुझे तो खुद टोरॉइड का निकालना है, रखने की जरूरत नहीं है, तो सोलेनॉइड का था, इसका आपकी जरूरत ही नहीं है लिखने की। यहाँ पे हमको तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है मेरे पास, बी। इसका वैल्यू क्या है मेरे पास, इसका टोटल वैल्यू, ठीक है, 2 पाई आर आ गया, बराबर यहाँ पे क्या आ गया, म्यू नॉट आई। क्या वैल्यू मुझे मिल चुका है, म्यू नॉट आई। इसमें चाहूंगा तो एन नंबर ऑफ टर्न्स जब रोटेशन कर रहा होगा तो उसके लिए एन का मल्टीप्लाई कर लूंगा, बस इतना चीज करूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर रोटेशन कर रहा होगा, कितनी बार गोल घूम रहा है, वो सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए बस एन का अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस इतना सा। ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। देखिए क्या वैल्यू मिल गया मुझे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। एक लास्ट देखेंगे हम लोग सोलेनॉइड का, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
फाइनली बच्चा हम लोग एक लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, लास्ट टॉपिक में चैप्टर का। यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है मुझे सपोर्ट करने की, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो अच्छे से बना के लाता रहूँ और मुझे भी हिम्मत मिले, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट और अच्छे वे में अच्छे एजुकेशन आपको मैं प्रोवाइड करने का काम करूँ। तो जरूर यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा लोग, ठीक है। थैंक यू बोलता हूँ आप लोग, आपका कॉपरेशन बहुत मुझे मिलता है, इसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट है, थैंक यू बोलता हूँ। आप लोग मुझे और ऐसे कॉपरेट करते रहो, मैं बहुत बेस्ट एजुकेशन आपके लिए लाके रहूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग लास्ट टॉपिक पे। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक क्या होता है, देखो एक स्ट्रेट वायर ले लो, उसके पास ऐसा वायरिंग लपेट दो, इसे मांझा होता है ना, एक स्ट्रेट रहता है, उसके पास ऐसा तार लपेटा होता है कुछ समथिंग, ठीक है, उसको वाउंडिंग बोलते हैं, हेलिकल वायर, पतला वाला वायर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। A solenoid is a straight conductor with closely bound, मतलब चिपका के बांधा हुआ रहता है, हेलिकल कॉइल ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमने कंसिडर किया था सोलेनॉइड की खास बात यह है कि उसका सेंटर का मैग्नेटिक लाइन यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल होता है, सबसे ज्यादा होता है सेंटर में। सोलेनॉइड की खास बात, एक सोलेनॉइड बहुत सारे चैप्टर में आपको मिलेगा, ये बहुत फेमस है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का, ठीक है। तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का देखो पैरेलल मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, इसके अंदर एक कॉइल एबीसीडी को रख दिया, ठीक है। कंसिडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ द सोलेनॉइड इन विच कॉइल एबीसीडी इज प्लेस्ड। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड है तो इस चारों के ऊपर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है। अब मुझे उसी की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल ए बी सी डी बाय एम्पियर्स लॉ। किसकी लॉ की हेल्प से निकालेंगे हम लोग, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से। बच्चा लोग ध्यान देना, इसमें 4 कॉइल है तो 4 बार आपको बीडीएल का इंटीग्रेशन करना है। कितनी बार करना है आपको, 4 बार बीडीएल करना है, 4 बार बी डी एल प्लस बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। कोई 4 बार क्या 1000 बार भी आएगा ना तो भी इसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई ही रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है, म्यू नॉट आई। कैपिटल आई टोटल करंट है जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं टोटल करंट, टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर जो टोटल करंट की वैल्यू है वो क्या है, वो कैपिटल आई। आगे मैं जब सॉल्व करूंगा, हाँ 4 बार लिखा तो मालूम कैसे चलेगा कौन किसका है, तो ले लो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अब तो मालूम चला ना सर, ठीक है, चारों का वैल्यूज। अब आप लोग ध्यान से इसके अंदर देखो, इसके अंदर करंट जाएगा, ठीक है। इस छोटे से वायर के अंदर करंट एल है, इस छोटे से वायर का लेंथ एल लिया हमने, बाकी लोग का भाव नहीं दे रहा हूं मैं, कुछ रीजन है उसका, भी आ जाएगा थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इस पूरे के अंदर, हाँ इस छोटे से के अंदर ए बी के अंदर कितनी बार गोल घूमेगा तो उसको हम लोग स्मॉल एन लेंगे, क्या लेंगे, स्मॉल एन। अब मुझे आप लोग बताओ ध्यान से देखो, करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो साइड CD जो है, देखो सिंस साइड CD इज आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड, वो फील्ड के बाहर है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है क्या, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं तक है, ब्लैक लाइन फील्ड के बाहर है, तो इसका जो क्लोज इंटीग्रल आप लोग लेोगे कौन से वाले का, C से D वाले का, तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 0। अब बच गए BC और ये वाले का वैल्यू भी 0 आता है, रीजन बताता हूं, BDL ऑफ B to C और ऐसे ही BDL ऑफ D to A, ये दोनों का वैल्यू बच्चा मैं कैसे 0 लिखूंगा, वो देखो बता रहा हूं आपको, ये सब वेक्टर फॉर्म में होता है, आपको मालूम होगा, डॉट प्रोडक्ट है, ये सब कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो इसका जब रिजॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, BDL cos थीटा, आंसर क्या आएगा, BDL cos थीटा। आप लोग ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रहा है, करंट इसका ऐसे जा रहा है, एंगल क्या बन रहा है इधर, परपेंडिकुलर दिख रहा है, मतलब 90 डिग्री, तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये BDL cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चा, क्या होता है, 0। तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया तो पूरा वैल्यू क्या आ गया, 0। मतलब इस पूरे का ही वैल्यू मुझे इसका 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 देखो कौन कौन, BC CD DA तीनों का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 0। तो बचा कौन, क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL A to B वाला प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर इज म्यू नॉट कैपिटल I, ठीक है। मेरे पास फाइनल क्या बच रहा है, देखो क्लोज इंटीग्रल, मैं यहाँ पे DL ले रहा हूँ, B को लेता हूँ बाहर, ठीक है, A to B वाले का बराबर यहाँ पे म्यू नॉट कैपिटल I, ठीक है। लेट, ठीक है, इसका लेंथ हम लोग ले लेते हैं, कैपिटल L बी द लेंथ ऑफ साइड AB,
साइड ए बी का लेंथ हमने क्या ले लिया, कैपिटल वी, स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एंड आई, स्मॉल आई बी द करंट flowing थ्रू साइड ए बी से करंट क्या फ्लो हो रहा है इसमें, स्मॉल आई। देयरफॉर ध्यान से देखना, टोटल करंट जो लिख रहे थे आप लोग, नेट करंट, आप लोग उसको बोले थे नेट करंट का वैल्यू बच्चा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेट करंट जो आई है ना, देखो इसके अंदर कितनी बार फ्लो हो रहा है, n बार फ्लो हो रहा है, 10 20 30 n बार। कितने लेंथ में फ्लो हो रहा है, L जितने लेंथ में। कौन फ्लो हो रहा है, स्मॉल आई। तो कैपिटल आई के प्लेस पे आप लोग लिख देते हो स्मॉल एन कैपिटल एल आई। आप स्मॉल एल भी मान सकते थे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब डीएल का इंटीग्रेशन बच्चा क्या है, ए से बी तक का है, तो ए से बी तक का लेंथ आपने क्या लिया, एल, कैपिटल एल। तो इसके बाद अगला स्टेप ये आएगा बी, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एल बराबर म्यू नॉट, और कैपिटल आई की जो वैल्यू है देखो ये वाला है, इसका वैल्यू क्या मिल गया, एन एल आई। कुछ कैंसिल हो गया, खुद ही बताओ, एल एल कैंसिल, तो बी का वैल्यू क्या बच गया, म्यू नॉट एन आई इज द फाइनल आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। फटाक से स्क्रीनशॉट लोगे, आगे बढ़ेंगे। बस हो गया, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझा आपको, प्लीज मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ रहा, क्या मैं समझा नहीं पा रहा, मुझे बताओगे तो मैं अगली बार सॉल्यूशन ढूंढूंगा और अच्छे वे में थोड़ा सा ट्राई करूंगा, बेस्ट एजुकेशन लाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।